Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today, we will discuss about magnetic force acting on a moving charge in uniform magnetic field. Right? Okay. Now, our topic is magnetic force. Magnetic force acting on a moving charge on a moving charge in uniform in magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ अ चार्ज इज मूविंग विद स्पीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड, देन वी विल गेट then we will experience a magnetic force on that charge. Means अगर if this one is magnetic field inward, cross means magnetic field inward. If a charge is placed inside magnetic field, if a charge is placed inside magnetic field plus q at rest, rest means इसकी स्पीड जीरो है, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज बिकॉज दिस चार्ज इज एट रेस्ट. बट इफ दिस चार्ज इज मूविंग विद स्पीड v, मान लेते हैं ये हमारी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप बोल रहे हो कोई चार्ज प्लस क्यू वी वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है, मूव कर रहा है विद वी वेलोसिटी से, तो इस पे एक फोर्स फील होने लगता है, इस पे एक फोर्स एक्ट करने लगता है जो इस चार्ज के पाथ को डाइवर्ट करने लगता है. राइट? जब तक चार्ज रेस्ट में था, जब तक चार्ज रेस्ट में था तब तक कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन चार्ज जैसे ही मोशन में आया, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पे एक फोर्स एक्ट करने लगा जो उसकी डायरेक्शन को लगातार चेंज करने लगा. तो इस टाइप मतलब ये जो स्पीड की वजह से फोर्स आया है, इस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रेस्ट में भी रखा हुआ है तो भी उसके ऊपर फोर्स लगता है. राइट? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रेस्ट में लगा रखा हुआ है तो भी उसके ऊपर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं. बट यहां केस डिफरेंट है, यहां एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर रेस्ट में रखा हुआ तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. अगर वही चार्ज मोशन में है, कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, तब उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं. अब उस मैग्नेटिक फोर्स का अमाउंट कितना होता है ये सुन लीजिए. मैग्नेटिक फोर्स का अमाउंट कितना होता है, तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं था, यहां पे एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, यहां पे एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. इस वाले केस में अगर v स्पीड से कोई चार्ज मूव कर रहा है, अब चाहे वो v स्पीड से कोई चार्ज मूव कर रहा है, चाहे तो आप बोलो कि एक पर्टिकुलर सिंगल चार्ज मूव कर रहा है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट कैरिंग वायर है, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं. करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं. अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो दिस फोर्स विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस कंडक्टर विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स. राइट? बिकॉज here electrons or some charges are moving. If charges are moving and that conductor is placed in magnetic field, then this conductor will also experience a force. Right? Okay, that force, amount of that force is equal to, if this is magnetic field, this one is magnetic field, this one is magnetic field, this one is magnetic field,
दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मीन्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मीन्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये हमारा एक फोर्स फील करने लगेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स फील करेगा, अमाउंट ऑफ दैट फोर्स, तो दैट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स F वेक्टर इक्वल टू Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, F मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। अभी हम लोग इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एफ बी वेक्टर इक्वल टू क्यू टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इसी को अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो जो हमारा अगर किसी v स्पीड से कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्यू टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स बात करें, एफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वी बी साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो इसके कुछ केसेस हो सकते हैं। केसेस क्या है? अगर इफ Q इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर Q इक्वल टू जीरो हो जाए मतलब कोई चार्ज रहे ना, मतलब वो हमारा न्यूट्रल बॉडी हो जाए, तो एफ बी वेक्टर का मॉड हमारा जीरो आएगा, मतलब कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, इफ v इक्वल टू जीरो हो जाए मतलब चार्ज हमारा बेसिकली रेस्ट में आ जाए, ये हमारा किसी न्यूट्रल चार्ज के लिए, Q इक्वल टू जीरो मतलब न्यूट्रल हो जाए चार्ज, तो हमारा फोर्स जीरो होगा। और दूसरा केस, अगर हमारा v इक्वल टू जीरो हो जाए तो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू जीरो होगी। तीसरी बात सुनिए, इफ मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू जीरो हो जाए, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उस पर कोई फोर्स नहीं आएगा, एफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। चौथी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ थीटा इक्वल टू, इफ थीटा साइन थीटा, इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री और 180 डिग्री, इसका मतलब जानते हो? थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मतलब तो भी हमारा फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। तो ये चार बातें, अगर हमारा न्यूट्रल चार्ज है, कोई भी उस पर चार्ज नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। अगर v इक्वल टू जीरो है मतलब चार्ज इज एट रेस्ट, तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। इफ b इक्वल टू जीरो है तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री है तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। थीटा इक्वल टू, तो अगर कोई v स्पीड से कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स वेक्टर इक्वल टू Q टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, राइट? ओके, अब हम लोग थीटा इक्वल टू जीरो या 180 डिग्री के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। थोड़ा सा, थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है? दोनों मतलब, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है और प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज इसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स हमारा जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया है। अगर यही चार्ज, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और अब हम लोग थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर Q चार्ज है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है v वेलोसिटी से, v वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू, यहां पे भी जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा जीरो होगा, ये दोनों के बीच में, राइट? ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, और कुछ बातें इसके डायरेक्शन की, चलिए हम लोग बात करें डायरेक्शन।
वैसे तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कई रूल होते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, राइट हैंड पाम रूल होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, एक नॉर्मल राइट हैंड थंब रूल वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटर है यू यूज वेक्टर फॉर्म, बेटर है यू यूज वेक्टर फॉर्म। देखिए अगर हम लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मतलब आप अपने लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर are stretched such that all the fingers are perpendicular to each other. This angle 90 degree, this angle 90 degree, इसके बीच एंगल 90 डिग्री are stretched such that if thumb, forefinger and central finger of your left hand are stretched such that all the fingers are perpendicular to each other, then if forefinger is in the direction of magnetic field, this one is in the direction of central finger is in the direction of current or motion direction. This will current direction or motion direction. Then thumb will indicate the direction of force. This one is Fleming left hand rule. बेटर है जैसे आपने बोला कि ये हमारा थंब हो गया, ये हमारा फोर फिंगर हो गया, और ये हमारा कुछ हमारा ये सेंट्रल फिंगर है, ये हमारा थंब है, ये हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेमिंग टू फाइंड डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ये हमारा सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है। तो थंब मतलब एफ, फोर फिंगर मतलब बी, और ये आई, और मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज वो भी प्लस क्यू का मोशन, मोशन ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे आप लिख लो, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो पहले इस तरीके से स्ट्रेच करो कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, चलिए फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन थंब विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, देन फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मतलब यहां पे फोर्स ऐसे लगेगा, फिर अगर आप यहां पे पहुंचते हो ऐसे यूज करते हो तो यहां पे फोर्स ऐसे लगेगा, फिर यहां पे पहुंचते हो तो फोर्स ऐसे लगेगा, इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट ये सर्कल जैसा मूव करने लगेगा। ये है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट। एक होता है हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल, या एक राइट हैंड थंब रूल इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। तो सबसे बेटर है आप वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सबसे बेटर है आप, एक तो ये रूल हो गया डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, एक राइट हैंड थंब रूल इन वेक्टर फॉर्म, राइट हैंड थंब रूल इन वेक्टर, एक होता है राइट हैंड थंब रूल इन वेक्टर। तो आप क्या करते हो, राइट हैंड थंब रूल जैसे आप बोलते हो, आपने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा होगा कि अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है किसी प्लेन में, और इनके परपेंडिकुलर एक सी वेक्टर है, तो पुट योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ऑलवेज, जैसे एफ वेक्टर इक्वल टू आपने बोला क्यू टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका क्लियर सा मतलब है पुट योर राइट हैंड फिंगर, देखिए जब कभी वेक्टर फॉर्म करना हो, जैसे एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या एफ वेक्टर इक्वल टू आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या आप बोले कि टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट, या ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इस तरीके, या सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जितने भी कंप्लीट फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं, उनका सारे का डायरेक्शन फाइंड करने का एक सिंपल रूल यूज कीजिए, राइट हैंड थंब रूल इन वेक्टर, राइट। कैसे? यूज योर राइट हैंड फिंगर in the direction of these vectors, first vectors in the direction of these, vectors try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to bend in the direction of these vectors, try to
then your right hand thumb will indicate the direction of these things, right? These quantities. जैसे for example, if your right hand finger use right hand finger in the direction of velocity vector and try to bend in the direction of this vector, magnetic field vector, then thumb will give the direction of magnetic force. Similarly here speed ये है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन फिंगर रखो राइट हैंड फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड है बेंड कर दो, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही यहां पे भी अगर आपसे कोई पूछे एफ वेक्टर इक्वल टू आई टाइम, याद रखना ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर यही नेगेटिव चार्ज के लिए हो तो यही जो हमारा फोर्स आ रहा है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर होता तो वो कुछ ऐसे जाता, ऐसे घूमता, नेगेटिव चार्ज रिवर्स हो जाएगा। अब अगर आपसे कभी बोले आई टाइम एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, put your right hand finger in the direction of L vector, try to bend in the direction of magnetic field vector, then thumb will give the direction of F vector. Similarly torque vector, R vector, put your right hand finger in the direction of displacement vector, try to bend in the direction of force vector, then thumb will give the direction of torque vector. Similarly acceleration vector, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर यूज करो और बेंड कर दो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ A vector. Similarly, A vector cross B vector. Put your right hand finger in the direction of A vector. Try to bend in the direction of B vector. Then thumb will indicate the direction of A vector cross B vector. Now, this use better है, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट के सारे फॉर्म है, बेटर है आप उसमें ये यूज कीजिए, राइट? ओके। नाउ अब हम लोग को एक मैग्नेटिक, अब हम लोग को ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है इधर जाएगा ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। अगर हम लोग कुछ इसी में हम लोग रेडियस वगैरह कैलकुलेट करना बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने कुछ चार्जेस को प्रोजेक्ट किया है तो उनका क्या पाथ होगा, कैसे पाथ होगा, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे बेटर है आपका ये सब क्लियर हो सके। जैसे मान लीजिए हमने इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किए हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, He++, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ई नेगेटिव है। तो सबसे पहले प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो स्पीड v इधर है, put your right hand finger in the direction of v vector, try to bend in the direction of magnetic field vector, thumb will give the direction of magnetic force। ये हमारा प्रोटॉन का पाथ हो गया। इलेक्ट्रॉन का पाथ इसके जस्ट अपोजिट होगा, न्यूट्रॉन सीधा जाएगा, क्यों? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन का पाथ ये, इलेक्ट्रॉन का पाथ ये। प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही अल्फा पार्टिकल का भी पाथ जाएगा, अल्फा पार्टिकल भी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन ही भागेगा। रेडियस में जो चेंजेस होंगे आप आगे पढ़ोगे, रेडियस का फॉर्मूला R=mv/qb, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। तो मास और चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो जिसका मास और चार्ज का रेशियो ज्यादा है उसकी रेडियस ज्यादा होगी, और जिसका मास और चार्ज का रेशियो कम है उसकी रेडियस कम होगी। तो इस बेसिस पे प्रोटॉन की रेडियस जितनी हो, सबसे कम रेडियस होगी अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि मास बहुत कम होता है। उसके बाद रेडियस होगी प्रोटॉन की, और उससे ज्यादा रेडियस होगी, सबसे ज्यादा रेडियस होगी अल्फा पार्टिकल की। ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। और अगर न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन की रेडियस तो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा सीधा जा रहा है। तो ये हमारा कुछ सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन केस ऑफ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट? आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग रेडियस, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।